नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। इससे पहले हमने राजेंद्र बाला घोष की एक कहानी पढ़ ली थी जिसका नाम है चंद्रदेव से मेरी बातें। इस सेशन में हम इनकी दूसरी कहानी दुलाई वाली इसके बारे में बात कर रहे हैं जो यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले हम दुलाई वाली कहानी के जो मुख्य तथ्य हैं इनको देख लेते हैं। पहल तो आपको ये जानना है कि ये कहानी एक मनोरंजनपूर्ण कहानी है, इसलिए इसको चूहल बोध की कहानी भी कहा गया है। पहल अगर हम बात करें इसके रचना वर्ष की तो 1907 में सरस्वती पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में, यानी कि काशी से इलाहाबाद में वो जा रहे हैं, बस रेल में कुछ बातचीत या रेल का सफ़र है उनका, इसके आधार पर ही ये लिखी गई है और एक हंसी मजाक की सरस कहानी है ये। और इसी में ही आप देखेंगे कि बहुत कुछ चीज़ें ये बता भी देगा। कहानी का हास्य व्यंग्य समाज में प्रचलित पर्दा प्रथा की विसंगति पर भी आधारित है। डॉक्टर कृष्णलाल तथा राय कृष्णदास ने पाश्चात्य कला की दृष्टि से दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। तो यहाँ पर दो विद्वान हुए हैं जिनमें से पहला नाम है श्री कृष्णलाल और दूसरा है राय कृष्णदास, जिन्होंने पाश्चात्य कला यानी कि जिस तरीके से पश्चिमी लेखकों ने हिंदी जो कहानी लेखन किया है ठीक वैसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इसमें आया है। तो पाश्चात्य कला की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि हिंदी की सर्वप्रथम कहानी किसे माना जाता है तो याद रखेंगे आप दुलाई वाली। हम अभी तक समस्त प्रारंभिक कहानियों को लगभग पढ़ चुके हैं जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल हैं, तो इन सभी को एक बार आपने ज़रूर याद रखना है कि कौन कौन सी बातें इसमें रही हैं। ठीक है। कहानी में विभिन्न परिस्थितियों में इंसान की जो दिनचर्या है उसका चित्रण किया गया है। काशी, बनारस और वहाँ के लोगों के जीवन पर प्रकाश, साथ ही साथ बनारसी शौक और बोली का समावेश भी इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। स्वदेशी आंदोलन का भी इसमें जिक्र हुआ है, लेकिन वो सिर्फ सांकेतिक रूप पर ही हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए इस बात को भी आपने ध्यान रख लेना है कि यहाँ पर उस वक्त जबकि स्वदेशी आंदोलन चला था तो इसका जिक्र इस कहानी में आया है, लेकिन वो एक सांकेतिक रूप में ही है। अदरवाइज ये कहानी कैसी है, बिल्कुल मनोरंजन पर कहानी ही रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम इसकी पात्र योजना के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है देखिए वंशीधर इस कहानी का पहला जो पात्र है, प्रमुख पात्र की श्रेणी में इसको हम रखेंगे। इलाहाबाद का निवासी है, सतर्क है, बुद्धिशील और उत्साही है। नवल किशोर के लिए अगाध स्नेह जो है वो इसके हृदय में है। ठीक है, नवल किशोर जो है इसका मित्र है। नवल किशोर फिर दूसरा पात्र आता है जो वंशीधर का ममेरा भाई और हंसमुख है। दुलाई वाली भी यही है इसमें जो नवल किशोर है और ये कट्टर स्वदेशी को अपनाने पर बल देता है। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर जानकी देवी आती है, वंशीधर की जो पत्नी है, गृहस्थ महिला है ये। नवल किशोर का मजाक इसको ज़रा भी पसंद नहीं है, हालांकि ये मतलब नवल किशोर को पसंद करती है लेकिन उसके मजाक को नहीं करती। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर बिल्कुल इसके बारे में जो है याद रखें कि कौन कौन सी बातें जो हैं वो इसके बारे में हैं। फिर एक पात्र इसमें सीता आती हैं जो जानकी देवी की छोटी बहन है, जिसकी अवस्था भी आपको पूछी जा सकती है और ये पता चलेगी आपको जब आप कहानी के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर। भले घर की एक स्त्री है जो नवल किशोर की पत्नी है। ठीक है, इसके अलावा अन्य पात्र हैं, वंशीधर की सास है, कहारिन है, एंड जानकी के मायके में जो नौकरानी है ये कहारिन। वंशीधर का साला है, रेल के यात्री इत्यादि इसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर याद रखें कि कौन कौन से इसमें जो पात्र हैं वो आए हुए हैं, तो इनको एक बार आपको देखना जरूरी है क्योंकि कई बार जो है पात्रों से रिलेटेड प्रश्न भी आपको जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो इनको आप देखेंगे। ठीक हो गया। चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं और चीज़ें क्या क्या रही हैं। सबसे पहले कहानी में कुछ एक स्थानों का जिक्र हुआ है, उनको आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे के सारे। इसमें दशाश्वमेध घाट जो बनारस के आसपास है, गौदौलिया ये सेम ही है, कलकत्ता, फिर मुगल सराय हो गया, इलाहाबाद, प्रयाग, यानी कि प्रयाग को यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रयाग। तो ये कुछ स्थल हैं जिनका जिक्र जो है इस कहानी में हुआ है। कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि कहानी में किन किन स्थलों का उल्लेख हुआ है और कौन कौन से जो है स्थल उसमें नहीं आए हैं। तो इन बातों को भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कौन कौन से स्थान जो है वो महत्वपूर्ण है इसमें, जिसके बारे में आपको पूछा जा सकता है।
ठीक है, चलिए इसके बाद हम कहानी की थोड़ी सी समीक्षा कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या बातें इसमें। सबसे पहले हम शुरुआत में देखते हैं कि वंशीधर है जो मुख्य पात्र है कहानी में, वो क्या है, दशाश्वमेध घाट से स्नान कर गौदौलिया की बाईं तरफ की गली में पुराने मकान में प्रवेश करता है और सीता को बुलाकर पत्नी जानकी देवी को बुलाता है। वो जल्दी में है, मतलब कि वो जा रहे हैं कहीं। ठीक है, वंशीधर इक्का लेकर आता है और पत्नी को विदा कर रेलवे स्टेशन की ओर वो प्रस्थान कर देता है। उसके बाद जल्दी में वंशीधर जो है विलायती धोती पहनकर आता है और यहां से ही हमें पता चलता है कि स्वदेशी की बात कर रहा है। देखिए आगे उसे अफसोस होता है क्योंकि उसके मित्र स्वदेशी अपनाने के पक्षधर हैं, जो नवल किशोर है जिससे वो मिलने जा रहा है जल्दबाजी में। ठीक है, तो वो जल्दी में क्या होता है कि जो विलायती धोती पहनकर आ जाता है, इसलिए वो उसको चेंज करने जो है वापस जाता है। ठीक है, रेल से राजघाट से मुगल सराय पहुंचकर प्लेटफॉर्म पर अपने ममेरे भाई और मित्र नवल किशोर को वो तलाशता है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब वो जैसे ही राजघाट पहुंचते हैं तो वहाँ से मुगल सराय पहुंचकर जो है प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं, तो अपने जो ममेरे भाई और नवल किशोर जो है उसका, ठीक है, उसकी वो तलाश कर रहा है। ठीक है, वंशीधर पत्नी जानकी को जनाने के डिब्बे में बिठाकर स्वयं बगल वाले डिब्बे में बैठ जाता है। उसके बाद वे अपनी भूख को शांत करने के लिए मिर्जापुर में पूड़ी और मिठाई खाते हैं। उनके निकट ही एक जगह पर एक भले घर की स्त्री जो है वो विराजमान होती है, जिसके बारे में वे पर्दा प्रथा के चलते नहीं जानते। अब देखिए उसने अपना मुंह जो है वो ढका हुआ है, जो कि एक भले घर की स्त्री है, जो हमने पीछे पढ़ा भी था कि वो कौन है। ठीक है, और इसके बारे में वे पर्दा प्रथा के चलते नहीं जानते, यानी कि उस समय क्या रही हमारे भारतवर्ष में जो है पर्दा प्रथा थी, स्त्रियों को जो है मुंह ज़्यादा दिखाकर चलने की मतलब इजाज़त नहीं थी। ठीक है, और इसी के चलते वो जो है उसको पहचान नहीं पाए। कुछ समय में ही उन्हें पता चलता है कि उसके पति जो है वो लापता हो गए हैं और स्त्री का रुदन भी वहाँ पर देखने को मिल जाता है। गाड़ी में उसको लेकर लोग जो है वो तरह तरह की बातें करने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पिछली सीट पर एक स्त्री छींट की दुलाई ओढ़कर बैठी है और बीच बीच में घूंघट से एक आंख खोलकर वंशीधर को ताकती रहती है। अब देखिए एक जो दुलाई वाली भी है वहाँ पर, ठीक है, दुलाई यानी कि एक आप ये कह सकते हैं कि जो दुलाई है वो एक प्रकार का जो चादर है या जिसको चुंदरी भी आप कह सकते हैं, जिससे घूंघट के रूप में जो है प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो वंशीधर के पिछली सीट पर एक स्त्री जो है वो क्या है, छींट की दुलाई ओढ़कर बैठी है और बीच बीच में घूंघट से एक आंख खोलकर वंशीधर को ताक रही है। वंशीधर को स्त्री का यह आचरण बिल्कुल भी सही नहीं लगता और वह अकेले वह जो वंशीधर है उसके बाद क्या करते हैं, जो अकेली स्त्री है भले घर की, उसको आश्वस्त करते हैं कि जानकी देवी, और उसको आश्वस्त करते हैं कि वो मिला देगी उसको उसके पति के साथ, या फिर उसको उसके ठिकाने तक पहुंचा देंगे। और उसके बाद जो है जानकी देवी और भद्र महिला को एक साथ बुढ़िया की निगरानी में छोड़ते हैं और स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं। तो वो कहाँ पर छोड़ देता है उनको, एक बुढ़िया की निगरानी में उनको रख देता है, तीनों को, जानकी देवी और भद्र महिला को। ठीक है, तो इसको आप याद रखें। लौटने पर तीनों स्त्रियां गायब हो जाती हैं और दुलाई वाली को आते देखता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब वो स्टेशन मास्टर से मिलने खुद जाता है तो वो छोड़ देता है उसको, उन दोनों को, जानकी देवी और उस भले घर की महिला को, कि भाई तुम इस बुढ़िया के पास रहो, बिल्कुल निगरानी में रहेंगे। लेकिन जब वो वापस लौटता है तो देखता है कि वहाँ पर तीनों स्त्रियाँ जो गायब है, और साथ में वो दुलाई वाली को भी देखता है सामने से आता हुआ। अब जब वंशीधर को दुलाई वाली पर जो स्त्रियाँ हैं उनको गायब करने का संदेह भी हो जाता है कि जो जिसने वो ओढ़ी हुई थी, जो चुंदरी थी, वही जो है उन स्त्रियों को जो है क्या कर गया, उनको चुरा के ले गया या गायब कर दी उसने, उसको संदेह हो जाता है उसके ऊपर। लेकिन जैसे ही वो आता है तो दुलाई से वो मुंह खोलकर क्या कर देता है, अब जो मित्र नवल किशोरी होता है, जो दुलाई वाला है, वो जो है खिलखिलाकर हंस पड़ता है और इसी के साथ एक सुखद अंत होता है इस कहानी का। बिल्कुल मनोरंजन के लिए चूहल बोध की कहानी ये रही है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझें। ठीक है, और ये गोपाल राय ने बोला है, ये एक चूहल की कहानी है, ये चूहल यानी कि हंसी मजाक की कहानी बताई गई है, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम इसके संदर्भ में जो लेखक रहे हैं उनके क्या क्या मत हैं। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, देखिए इन्होंने कहा कि दुलाई वाली मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान होने के कारण उल्लेखनीय है। तो इसने इसको कैसी कहानी माना, भाव प्रधान कहानी। फिर उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। इन्होंने लिखा कि 1907 में बंग महिला की दुलाई वाली नामक कहानी प्रकाशित हुई, जिसमें एक छोटी सी घटना को लेकर सामान्य मनुष्यता को प्रभावित करने योग्य यथार्थवादी चित्रण था। ये लाइन महत्वपूर्ण है, मनुष्यता को प्रभावित करने योग्य यथार्थवादी चित्रण। बहुतों ने इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी
ये मानते हैं। फिर गोपाल राय आते हैं। इन्होंने कहा कि बंग महिला की तीसरी कहानी दुलाई वाली मध्य वर्ग के आत्मीय संबंधों को चित्रित करने वाली एक रोचक कहानी है। यानी कि मध्य वर्ग के जो आत्मीय संबंध हैं उनको दिखाया गया भी इस कहानी में। ये कौन कह रहे हैं? गोपाल राय। गोपाल राय आगे लिखते हैं, यह एक चूहल बोध की कहानी है, जो कि मैंने पीछे कहा था। इस पर चूहल के बीच मध्य वर्ग की आर्थिक अभावग्रस्तता के संकेत भी बहुत मार्मिक हैं। समकालीन परिवेश का यथार्थ चित्रण भी कहानी को नयापन प्रदान करता है। साथ ही साथ स्वदेशी आंदोलन का उल्लेख और दबा छिपा समर्थन भी कहानी को उल्लेखनीय बनाता है। तो जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी, उन सभी चीज़ों को समाप्त करने का कार्य जो है वो किसने किया? डॉक्टर गोपाल राय ने अपनी इस कहानी में, इस कथन में जो है वो किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जिन जिन भी लेखकों ने इसके बारे में जो चीज़ें कही हैं वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद अब हम इसके मूल पाठ की ओर जाते हैं कि क्या है कहानी की जो मूल पाठ में, उसको हम और अच्छे से जानेंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण कथन आ रहा है तो उसको भी आप वहीं से ही याद रख सकते हैं। सबसे पहले दुलाई वाली, पहले आपको प्रकाशन वर्ष याद रखना है 1907, जो कि मैंने पहले भी बता दिया था। सरस्वती पत्रिका में ये छपी थी और बंग महिला के द्वारा लिखी गई। बंग महिला यानी कि राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें चारूबाला के नाम से भी जाना गया बचपन में, और साथ ही साथ रानी कहकर भी इन्हें पुकारा जाता था। बंग महिला इनका अन्य नाम रहा। जबकि साथ ही साथ आपको ये याद रख लेना, इनको मैंने कहा था कि हिंदी नवजागरण की छापामार लेखिका से ये विख्यात भी रहीं। मूल रूप से किस भाषा में लिखती थी, इसके बारे में भी आप बताएं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबियां और सुंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर एक टूटे से पुराने मकान में वह घुसा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि समय, दिन के किस समय की बात हो रही है, 11 बजे की, और किस घाट की बात हो रही है। पहल दशाश्वमेध घाट की बात हो रही है। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। अब दूसरा पात्र आ गया, सीता। क्या है कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? ये क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया, बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए जो वंशीधर है उसकी जो पत्नी है वो, उनका संवाद आ गया है अब, कि वंशीधर जो है वो उनको बोल रहा है कि आज ही हमें निकलना पड़ेगा। लेकिन अब वो उसका रिटेलिएट करती है कि नहीं, आज कैसे जा सकते हैं, भाई से तो बुलाया भी नहीं है। तुम अगर तेरी अपनी बच्ची होती तो तुझे पता चलता ना कि क्या होता है जाना। भाई ठीक है, आज हम किसी भी सूरत में नहीं जा सकते। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। यह बात है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। अब ये इसके जो मित्र और मेरे भाई हैं ये यहाँ से आ रहे हैं। देखिए कहाँ से, कलकत्ता से आ रहे हैं, और आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय के से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कहाँ आ रहे हैं, मुगल सराय में मिलने की बात कह रहे हैं कि वहाँ से ये इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा करने आई ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहें करावें। क्या एक गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाकों दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज में चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगा, ए बुआ, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तुम्हारे शर्म की मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने शुरुआत में कहा था, इन कहानी के जो पात्र हैं उनकी जो विशेषताओं के बारे में, कि इसको वो अच्छा नहीं लगता उसका हंसी मजाक करना। ठीक है,
बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक को खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूं, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, ये ध्यान रखना। बनारस में ससुराल है, स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई भी हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है और एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन बंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे, एक कहारिन है, एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। सालेराम की तबीयत अच्छी नहीं है, वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। इस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक ही तो है। बंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों को बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराय पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पाल की गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा तब बंशीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुंच चुकी थी। यहाँ पर देखिए कौन सा एक अगला स्टेशन, सिकरौल। यहाँ पर ऊपर वाला जो ये कथन है ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। जो यहाँ पर लिखा है कि इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। यहाँ तक ये जो कथ्य है ये पूछा जा सकता है कि किस कहानी की ये पंक्तियाँ हैं, तो ध्यान रखना। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। अचानक बंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी। अरे, एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए? नहीं, एक देशी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हैं, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक बिलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देशी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। तो यहाँ पर देखिए जो स्वदेशी आंदोलन की बात कह रहा था, उसका प्रभाव इस कहानी में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर बंशीधर के जरिए और नवल, जो नवल को बताया गया है कि वो क्या है, कट्टर स्वदेशी हैं। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या ये बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो डेढ़े दरवाजे का टिकट मिलता है। बंशीधर फिर कर बोले, अगर मैं डेढ़े दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देकर इसने ऐसा कहा, यह कहते हुए बंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंशीधर राजघाट पार करके मुगलसराय पहुंचे। वहां पुल लांघ कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंशीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं चला। बंशीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तिहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल नहीं मिले। अंत में आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसे ही चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया?
कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्योढ़े का था, पर ड्योढ़े दरवाजे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे कुल होगा यहाँ पर। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंशीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप छठ प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोंचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। तो यहाँ पर देखिए जो नवल है उसको जिक्र पता नहीं चला, तो अब वो आगे बढ़ गए वहाँ से। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लें तब कुछ मोल लेंगे। क्यों, स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंशीधर अपने कमरे में बैठे तो 2-1 मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंशीधर ने सोचा इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, पर अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी नहीं थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियां भी थी जो उसके पास ही थी। कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही आइलेन हो, देखो हो रेल रोवल करथाइन। दूसरी, अरे दूसरी गाड़ी में बैठा हुई, पहली दूर बोरही ये जनानी गाड़ी थड़े है। दूसरी बोलती है, तऊ तो भलू तो कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा, मिर्जापुरे चढ़ियाऊ न। इसके जवाब में उसने जो कहा वो वह सुन न सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछला, हम कहा कहूँ उतरबू हो। यहाँ इलाहाबाद कौन गांव हो गैया। अरे नाही जनलू, प्रयाग जी, प्रयाग यानी कि प्रयाग, जहाँ मनई मनकर नहाई जाला। दूसरी, भला प्रयाग जी के काहे न जानित, ले कही के नाही तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हुई। ऐसो हो सोमवारी और गहन दका दका लगा रहा तौन तोहरे काशी जी नहाई गए रहे। आवे जाए के तो सब औते जाता बटले बाटेन, फुन या साहित्य तो बिचारे विपत में न पड़ल बाटेली। हे हम पंचा ही राजघाट टिकस टकौली, मोंगल के सराय उतरली हो दन पुन चढ़ी लिहा। ऐसे 1-2 हम आवत रहे, एक मिली और मारे संगे रही। दकौने टिस्निया पर उकर मलिकवा उतर से की जतरुह गड़िया खुली। अब भैया उगरा फाड़ नरियाए, ए साहब गाड़िया खड़ी कर, ए साहिब गाड़िया तनी ए खड़ी कर। भला गाड़िया दहीनीता काहे के खड़ी होए। पहली, ऊ मेहरुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेवली कहूँ खड़ी होला। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयां करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाय क नाही, ये सहबुआ सुनी तो कलकत्ते ताई ले मसूलिया लेई। अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रह लेना, फरागत के बदे उतर लेना। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो न की हो गोइया, हम देखे रहली मुझे एक टोपी दिहिले रह लेने को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंशीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूं, मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाए तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा।
बंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाकधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कहीं। नहीं भैया, हम पंचे काही के केहू से कुछ कहीं। अरे एक के एक करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासीसी छींट की धुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंशीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, दिखने में तो यह भले गल की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगा। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूंगा। जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ की उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। कह भैया, जो केहू बिना टिक्कस के आवत होए तो ओकर का सजाए होला। अरे ओका ही नहीं चाहत रहा कि मेहरारू को तो बैठा दे लेन और अपुआ तउन टिक्कस ले के चल देहिन। किसी किसी आदमी ने तो यहां तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। इसकी बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं पर उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंशीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा खड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौटकर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइट में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे गई हैं कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। हाँ, यह तो कहें, तुम मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बिल्कुल मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं डेढ़े दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने नहीं देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख लें। करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। अच्छा, अब चलो, जो हुआ सो माफ करो। यह सुनकर बंशीधर प्रसन्न हो गया। दोनों मित्र में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सी सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का, हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़ी गया था। 4 हाथ की धुलाई की भी साथ ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इन्हें दया ना आवे। ये वाली पंक्ति भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि वो इतना हंसते खिलते हैं, मजाक करते रहते हैं। ये कहते हैं कि हंसी में कोई प्राण भी निकल जाए भाई तो भी इनको दया नहीं आएगी। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर खुशी खुशी राजी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। तो एक छोटी सी और बहुत रोचक और बहुत ही चुटीली कहानी राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखी गई थी। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अगले सेशन में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।